हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशु चतुर्वेदी और मैं आपका अपने चैनल यूपीएससी नॉलेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, आप इस पे क्या क्या नॉलेज गेन करोगे और आपकी यूपीएससी जर्नी कैसे आसान होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूपीएससी है क्या। जैसा कि सबको पता है कि यूपीएससी में हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें सिर्फ 800 या 1000 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं और बाकी बच्चे उसमें से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। देखा जाए तो अगर कंपटीशन देखा जाए तो कंपटीशन सिर्फ जो है अप्रॉक्स 2 से 2.5 लाख बच्चों के बीच में होता है, क्योंकि बाकी बच्चे या तो फिर उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं या डेडिकेटेड नहीं होते हैं। डेडिकेटेड बच्चे भी अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 1 लाख ही होते हैं, तो हमें 1 लाख बच्चों को सिर्फ हराना है। सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम डेफिनेटली यूपीएससी को क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट होंगे, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइटिंग समझ जाइएगा, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उस पर क्या ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई कि यूपीएससी क्या है, या इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले हमें क्या उठाना है, अपना सिलेबस। सिलेबस जैसे ही हम पढ़ते हैं सिलेबस को, हमें ये समझ में आ जाता है कि इस लड़ाई में हथियार कहाँ से उठाना है। तो सिलेबस आपका हथियार है, सबसे पहले आपको वही लेना है। पता चला आप लड़ाई में चले गए और आपके पास हथियार ही नहीं है, तो आप लड़ाई जीत पाओगे? कभी नहीं जीत पाओगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिलेबस क्या है। किसी भी सब्जेक्ट का, प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, इवन इंटरव्यू के लिए भी होता है। कई लोग ऐसे इंटरव्यू में पहुंच जाते हो, नहीं, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है। अब स्टार्ट करते हैं कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं यूपीएससी के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में हमें क्या करना होता है, कुछ फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी रहता है। वैसे आईएएस में बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, बट हाँ, कहीं ना कहीं उनके पीछे भी कॉन्सेप्ट ही होता है। मेंस की बात की जाए तो वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव यानी कि हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज कैसी है, मैंने बुक्स अच्छे से पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मैंने उस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है कि नहीं किया है। और यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती है जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे या किसी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछ दे, नहीं, वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पूछ सकती है। बट हमारे आंसर का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे आंसर का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अगर सपोज करो कि कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हिस्ट्री के बारे में लिखना है वहाँ पे, नहीं, हमें ज्योग्राफी ओरिएंटेड लिखना है, वहाँ पे आंसर देना है। ज्योग्राफी ओरिएंटेड मतलब आप समझते हो क्या होता है। जैसे सपोज करो कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन कहाँ है, इंटरनेशनल रिलेशन में है, तो क्या आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखाओगे वहाँ पे? नहीं, आप इंटरनेशनल रिलेशन से उसको कवर करोगे। कैसे कवर करना है इंटरनेशनल रिलेशन से, जैसे सपोज कीजिए नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन आ गया और इंटरनेशनल रिलेशन में आ गया है क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये लिखोगे कि इस नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कितने कंट्रीज से किन किन कंट्रीज़ के संबंध कैसे हैं, तो ये हमें उसमें बताना होता है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया बात करते हुए, आप भी कहोगे कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो अब मैं 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
मैं अगर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा कि आप बहुत हाई लेवल के हो और आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है आपको। नहीं, अगर आप इस चैनल पे आइएगा तो प्लीज़ पेशेंस ज़रूर रखिएगा। मैं बेसिक से बताऊंगा और इन्हीं बेसिक्स को आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ। हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो ज्योग्राफी से स्टार्ट होगी। ज्योग्राफी जीएस से ओरिएंटेड मैं बताऊंगा। आप लोगों को अगर ऑप्शनल के लिए पढ़ना है तो उसके लिए आप कोचिंग्स में जा सकते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। क्योंकि बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सब कुछ एक ही जगह पढ़ा पाना। मैं ट्राई करूँगा, अगर हो जाएगा तो मैं ज़रूर डेफिनेटली ये करूँगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो प्री और मेंस दोनों के रिगार्ड करके पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ या मेंस ओरिएंटेड, मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अपना एक सिलेबस दिया हुआ है, बट जो ज्योग्राफी के लिए सिलेबस दिया हुआ है ये डिफ़ाइन नहीं है। कोई भी सिलेबस यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी के लिए डिफ़ाइन नहीं है। सो हमें कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। चलिए बात करते हैं अगर यूपीएससी की, तो आजकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कहीं प्रॉब्लम है, तो कहाँ प्रॉब्लम है उसे यूपीएससी से मतलब नहीं है, प्रॉब्लम क्या है और उसके पीछे की जड़ क्या है, हमें जड़ को ख़त्म करना है, प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ये यूपीएससी आपसे चाहती है। यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी ऐसा नहीं है कि वो ऑफिसर्स बना रही है, नहीं, स्टूडेंट्स के बीच में से ऑफिसर्स चुनती है यूपीएससी। हमारे आप में और लोगों में ही ऑफिसर्स हैं, बट यूपीएससी क्या करती है, अपने इस सिलेबस के चक्रव्यूह से आप में से एक ऑफिसर को चुनती है जो आगे चल के देश के लिए काम करता है। अगर आपके अंदर भी उस ऑफिसर का हुनर है तो डेफिनेटली आप इसे कर पाओगे। अगर मैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी जा कर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जनरल जीएस पेपर 1 में ही आए या जीएस पेपर 2 में ही आए, वो कहीं भी आ सकते हैं। ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में है लेकिन वो 2 में भी क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। हाँ, मैंने जैसे पहले बताया कि सब्जेक्ट अगर किसी और ओरिएंटेशन में पूछ रहा है तो आप उसी ओरिएंटेशन में उसका जवाब देंगे, न कि दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके जवाब दे देंगे। अगर हम बात करें तो कम से कम 160 से 180 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडी फर्स्ट में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो आप ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, यूपीएससी के प्री के भी, मेंस के भी, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटीज़ भी कैसे पढ़नी है। ओके, अब अपने सिलेबस पे आते हैं। जैसा कि आपने देख रखा होगा, मैंने सिलेबस पहले से ही लिख लिया है कि आप लोगों का टाइम ना खराब हो। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी में 4 टर्म आते हैं। इन टर्म्स के क्या क्या नाम है? क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, एंड बायोज्योग्राफी। नाउ क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी, इसे हम यहीं पे कवर करेंगे, और बायोज्योग्राफी का जो भी पार्ट होगा उसे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के साथ कवर करेंगे, उसे हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको ये पता चल गया कि क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियोनोग्राफी के बारे में हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आपको क्या लगता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इनका डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके घर में बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, या किसी और के घर में सपोज़ कीजिए कि बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, और वहाँ पे क्या है, बट वो अमीर नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो हैं बट उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो उनको नहीं पता है। ऐसे ही अफ्रीका के साथ है। अफ्रीका के पास रिसोर्सेज तो बहुत है बट उनका यूज़ कैसे करना है वो उन्हें नहीं पता है। इसीलिए जो और भी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ है, या इंडिया भी है डेवलपिंग, डेवलप्ड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज, कि अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है बट उनका यूज़ करना उन्हें अभी तक नहीं पता चला है। तो और कंट्रीज़ के साथ मिल करके वो ऐसा करना चाहते हैं, उस पर बात आगे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की एंड नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर पता है किसे कहते हैं हम? प्राइमरी सेक्टर हम कहते हैं एग्रीकल्चर को। अब एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, तो इसके बारे में कैसे हमें पता चलेगा? जब हम पूरी तरीके से क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेंगे, आप फिर ये खुद समझ पाओगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कैसे उस पर इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब कहाँ पे किस तरीके का एग्रीकल्चर है। वर्ल्ड का भी आप समझ पाओगे और इंडिया के एस्पेक्ट पे भी समझ पाओगे। वर्ल्ड के बारे में हमें जानना ज़रूरी है बट इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन और इंडिया के एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। नाउ सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर आप समझ चुके होंगे। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हम क्लाइमेटोलॉजी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सेकेंडरी? सेकेंडरी कौन से हैं? सेकेंडरी के लिए जब हम आते हैं तो हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है। सपोज़ कीजिए कि कोई मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे आयरन की ज़रूरत है, तो अगर मैं किसी और देश से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसे, तो क्या मुझे किसी बंदरगाह के पास यानी किसी कोस्टल एरियाज़ में लगाना चाहिए? ये हमें पानी भी चाहिए, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी आती है। हम चलते हैं टर्सरी सेक्टर पे। तो टर्सरी सेक्टर कौन से सेक्टर्स होते हैं? जब हम ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इस टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में समझ पाएंगे, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में समझ पाएंगे, और जब हम ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तब वहाँ पर हम टर्सरी सेक्टर के बारे में समझ पाएंगे। इंक्लूडिंग इंडिया भी है। इंडिया के एस्पेक्ट्स में हमें ज़्यादा बात करनी है। नाउ इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनन सच एस अर्थक्वेक्स। अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं तो अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी में। अगर हम सुनामी की बात करेंगे तो हम इसे कहाँ पढ़ेंगे? ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटी अगेन जियोमॉर्फोलॉजी। साइक्लोन क्लाइमेटोलॉजी। and geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps. What do you mean by water bodies? वाटर बॉडीज़ यानी कि हमारे पास पानी के क्या क्या स्रोत हैं। जैसा कि हमें आगे पढ़ेंगे कि पानी के स्रोत तो हमारे पास बहुत है बट उनमें से बहुत ज़्यादा हमारे किसी काम के नहीं है। सिर्फ 3% ऐसा पानी है जो हम उसे पीने योग्य है, मतलब हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी हम इसी तरीके से ख़राब कर देते हैं क्योंकि हमें उसका महत्व नहीं पता होता। जिस दिन हम वाटर के इम्पोर्टेंट को समझ जाएंगे, एक एक बूंद हम बचाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट यूपीएससी। फ्लोरा और फाउना के बारे में हम बायोजोग्राफी में पढ़ेंगे। ओके, फ्लोरा और फाउना वगैरह।
तो अब आपको समझ में आया होगा कि सिलेबस को कैसे पढ़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है ये ओवरऑल जो ज्योग्राफी है, पूरी ज्योग्राफी है, जो भी सिलेबस दिया हुआ है, आप 4 से 5 बुक इसके लिए पढ़ोगे जब जाके आपको ये समझ में आएगी। सो हमें करना क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि सिलेबस को पढ़ना कैसे है, उसे समझना कैसे है। तो जो वी हैव टू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब हमें लाइन के बीच में क्या लिखा हुआ है हमें वो समझना है। ये तो सब पढ़ के बता देगा कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, और एक बुक की तरह पढ़ते चले। ये लिटरेचर नहीं है, ये हमें इसके लाइन के बीच में समझना है। और यही यूपीएससी आपसे चाहती है, यही उम्मीद करती है कि आप इसको पहले अच्छे तरीके से समझो, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। सिलेबस के बारे में हम समझ लिए हैं। अब हमें क्या समझना है कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन को नहीं लगा सकते, ये ही सच है। और इसे आप गांठ बांध लो कि सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। चलिए चलते हैं कि अब मैं क्लाइमेटोलॉजी में आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। Oh. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्लाइमेटोलॉजी के बारे में समझते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। जैसे सपोज़ कीजिए कि मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाते हो तो उसमें आप कैसे पढ़ोगे मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी 6 या 7 क्लास या 8 क्लास के एनसीईआरटी बुक उठाते हो तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड बायोजोग्राफी एंड ओशिनोग्राफी, ये सारे के सारे एक साथ दिए हुए हैं। क्या आपको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है? अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। हम क्या करेंगे, हर एक बुक्स में से टॉपिक उठा करके पढ़ेंगे। जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें सारों में से हमें जो भी क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट होंगे उसको हमें चूज़ करना है, उन्हें पढ़ना है और सबको मर्ज कर देना है। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आपको कहीं से नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो। हाँ देखिए दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई लेक्चर शूट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसके पीछे काफ़ी एफर्ट लगा होता है। कोई भी टीचर आपको गलत नहीं बताना चाहेगा, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी स्टूडेंट फेल हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप किसी टीचर को क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिएगा, कोई भी हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और की भी बात कर रहा हूँ। वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि हम करते हैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये नॉलेज ले सके और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको व्हाट इज़ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे।
बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ सकते हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या है और इससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। एक बात और है, अगर मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी सबसे पहले सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ज्योग्राफी का टफेस्ट पार्ट है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि आप ज्योग्राफी पे राज कर सकते हो। लेकिन इस पार्ट को समझना पड़ेगा, और एक बार जिसने ये पार्ट समझ लिया वो ज्योग्राफी पे हमेशा राज करने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पीछे मेरा रीज़न क्या है? प्रीलिम्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रीलिम्स में आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पता है और आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना ले जाओगे। इवन कहीं भी आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हो तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। सो अपना पूरा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा मेरे लेक्चर में, कहीं से भी आपको बोरिंग नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स कौन कौन से क्लाउड कहाँ फॉर्मेशन होता है और एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी है, यहाँ हम ये बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, ये आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, ये भी पता होगा, लेकिन हम हर बार भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं। लेकिन अब आपको रिवाइज करने में सिर्फ 2 दिन लगेगा अगर आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते चले जाओगे तो। थर्ड हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एग्रीकल्चर के पैटर्न। एग्रीकल्चर के पैटर्न को समझने में हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि किस पैटर्न के एग्रीकल्चर कहाँ पे हैं, बिकॉज अगर हमें वहाँ का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पता होता है तो। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा पॉइंट हमारा होता है एयर मासेस एंड साइक्लोन्स। साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, एयर मासेस क्या है, इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट। हम पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में, इंडिया क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और हमारे क्रॉपिंग पैटर्न और रेनफॉल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि रेनफॉल पे डिपेंड करता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी, कि कब रेनफॉल होनी है कब नहीं होनी। हमने आपको बताया कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, फिर पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसमें हम एग्रीकल्चर पैटर्न के बारे में जानेंगे, एयर मासेस एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट, क्रॉपिंग पैटर्न एंड रेनफॉल, इन सब के बारे में हम सब कुछ यहीं पढ़ने वाले हैं। और इनके साथ ही हम इनके ऊपर जो भी करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स होंगे मैं वो भी कोशिश करूँगा आपको समझा दूँगा साथ ही साथ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जियोमॉर्फोलॉजी टोटली जो है हमारे लैंड क्या है और कहाँ पे माउंटेन है क्या है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है हमें। लेकिन हाँ, अगर आप बुक की बात करते हो तो मैं क्लाइमेटोलॉजी के लिए जो एटमॉस्फेरिक सेशन है मैं उस पर मैं तो आपसे यही कहूँगा, सिर्फ आप 6 to 12 एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हो तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ उसी के अंदर में है। बट ये है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ते हो। सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें भी व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट? फॉर्मेशन ऑफ लैंड,
mountains. So formation of land and mountains. तो हमारा लैंड कैसे बना, ये धरती आई कहाँ से, कैसे बनी, माउंटेन्स कैसे हो गए, इन सब के बारे में हम जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे। देखिए, जैसे ही जगह बदलती है, जैसे ही कोई एरिया बदलता है, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के एग्रीकल्चर पैटर्न, वो सब कुछ चेंज हो सकता है। इसी को हम कहते हैं विविधता, यानी डाइवर्सिटी। तो बहुत ही डाइवर्स है और अपना इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। ये सेकेंड में हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। थर्ड हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स। फिफ्थ की बात करते हैं अगर हम, तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। and drainage pattern of river. सो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर हम कहीं भी रहते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें वहाँ के ड्रेनेज के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस से ही यही हमारे पृथ्वी पे, मतलब जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर माउंटेन्स कैसे बने और ये कैसे हुआ, ये सारी की चीज़ें यहीं से रिलेट करती हैं। वॉल्केनिक तो आपको पता ही होगा, इरप्शन क्या होता है, अर्थक्वेक का आपको पता ही होगा। हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ के इंटीरियर में क्या है, हम तो ऊपर रह रहे हैं, इसके अंदर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड माउंटेन्स, यहाँ से तो हमें स्टार्ट करना ही है। तो जियोमॉर्फोलॉजी सब मिला करके बस यही है और इसी में घूमता है जियोमॉर्फोलॉजी। इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पे इतने टॉपिक्स को कवर कर लिया है तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे छोड़ कर नहीं आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। नाउ अब हम बात करेंगे ओशिनोग्राफी में। ओशिनोग्राफी में हमें कैसे पढ़ना है, अभी काफ़ी बार टाइम वेस्ट हो रहा था लिखने में तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया। तो ओशिनोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, ओशिनोग्राफी में पढ़ना मार्जिन्स पढ़ना है। मार्जिन्स के फीचर्स क्या क्या हैं, एक्चुअली क्या है ये जियोमॉर्फोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे बट यहाँ पर भी हम उसे कवर करेंगे सो कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद होता है टेम्परेचर ऑफ ओशियन। हमारा जो ओशियन है उसके टेम्परेचर कैसे हैं, उन टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है और उस टेम्परेचर का हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है वो भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। सैलिनिटी ऑफ ओशियन, कहाँ पर कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, तो इसके बारे में हम वहाँ पे आगे पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स के बारे में बहुत ज़्यादा अभी करंट अफेयर्स में भी कई, मतलब 2019 में बहुत ज़्यादा कोरल रीफ्स पे बात चल रही थी। और कोरल रीफ्स क्या है कि अभी जैसे ख़त्म हो रहे थे इसके बारे में बात चल रही थी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी रिसोर्सेज हमारे, देखिए रिसोर्सेज यहाँ भी आ जाते हैं। रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे भी हम उस पढ़ेंगे कि जो भी हमारे मरीन जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये हमारा टॉपिक जो है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का है, बट हम यहाँ पे इसे पढ़ेंगे ताकि आप इसे समझ सको अच्छे तरीके से कि आखिर ये है क्या पॉल्यूशन और इसके इफ़ेक्ट क्या क्या, हमारे ओशिनोग्राफी से रिलेट करके इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुनामी क्या है, वेव टाइड्स क्या हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कितना इनसे लॉस होता है, इनके लिए क्या बचाव कर सकते हैं। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा बहुत उसकी चर्चा करेंगे। और मैं बोला ना कि मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगा और बाद में सारों को इकट्ठा कनेक्ट करूँगा और उनके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिएगा कितने आसानी और कितने सटीक तरीके से आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। बट आपको मेरे साथ लास्ट तक बने ही रहना है, सिर्फ इस लेक्चर में नहीं हर एक लेक्चर में बने रहना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओशियन करंट कैसे है। ये पार्ट हमारा क्लाइमेटोलॉजी का है बट हम यहाँ पे इसे पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ेंगे और हम यहाँ भी इसे पढ़ेंगे। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर
हो जाएगा। तो ओशियोनोग्राफी में हमारा सिर्फ इतना ही कुछ है। इससे अगर आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगे और आपको लगता है कि नहीं हमें ये भी पढ़ना चाहिए तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ओके, अब हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि हमने वर्ल्ड से रिलेट करके सब कुछ जो अभी तक आपको पढ़ाया होगा वो सब कुछ वर्ल्ड और इंडिया से लेकर के दोनों से कनेक्टेड हो गए, लेकिन हम क्या है, हमें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा पढ़ना है इंडिया के टर्म्स में। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले आता है फिजियोग्राफी। हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है, ये हम कहाँ कवर कर चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक, उसके बाद आता है अगर हम इंडियन क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसको हमने कहाँ कवर किया, क्लाइमेटोलॉजी में। और रिसोर्सेस की बात करें तो हमने इसे कहाँ कवर किया, ओशियोग्राफी में। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि आपने जो पढ़ाई किया वो अब कहाँ पे आकर के आपका साथ दे रही है। फिजियोग्राफी जब इंडिया के टर्म से पढ़ेंगे तो आप वो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। इंडियन क्लाइमेट की बात करें तो आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। रिसोर्सेज की बात करें तो ओशियोनोग्राफी में पढ़ चुके होंगे। बट यहाँ पे हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे उसे और एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाए। ठीक है, ताकि आप यूपीएससी को और अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जब हम टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के में अंदर में ही हम उसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, सर्विस, स्पोर्ट्स। मैंने आपकी इसके बारे में बात की थी ना, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक मैं सबसे लास्ट में क्यों लेके चल रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक क्या है, बिल्कुल करेंट ओरिएंटेड है और ये डे बाय डे चेंज होता है। तो मैं जब आपको लास्ट में ये पढ़ाऊँगा तो जो भी न्यूज़ रहेगी उसके पहले की, उसके साथ मैं इसे पढ़ा दूंगा, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ही छत के नीचे सब कुछ अच्छे तरीके से ज्योग्राफी के बारे में पढ़ पाओगे। उसके बाद हम चलते हैं, अगर बात करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, जब आप ये सब पूरा पढ़ लोगे, बेसिक पढ़ लोगे, करंट अफेयर से नॉलेज हो जाएगी, जब आप कनेक्ट करना सीख जाओगे, फिर हम आपको क्या करेंगे, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स पढ़ाएंगे। फिर हम मैप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, आजकल यूपीएससी क्या कर रही है, मैप के थ्रू इतने टफ क्वेश्चन पूछ दे रही है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि ये नाम आया कहाँ से, ये है कहाँ पे। सो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, तो होता क्या है कि जब करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई जगह होती है तो वहाँ से ये नाम लिया जाता है। सपोज़ कीजिए कि ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, या यहाँ पे ये चीज़ मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे, तो उसको ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि उस जगह, यानी कि वो जो देश है वो कितने और देशों से सीमा साझा कर रहा है, या वहाँ पे ब्लैक सागर है, या कि मतलब कुछ भी ऐसा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपीएससी डिफाइन नहीं है इस चीज़ में, और ज्योग्राफी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। कोई भी जगह आपको लगती है इम्पॉर्टेंट है, स्थान आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, तो आप बिल्कुल उसके लिए उसके पूरे एस्पेक्ट्स को आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे और अच्छे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो हमारे काम के लिए होंगे। हालांकि पूरी एनसीईआरटी काम की ही होती है, लेकिन अगर आपको जल्दी में पढ़ना है तो आप एक काम करना कि जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है उसे ही 6, 7, 8 ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना, फिर जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना। तो इस तरीके से क्या आएगी कि आपके माइंड के अंदर एक शार्पनेस आएगी और आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आप बहुत ही जल्दी कैच कर सकोगे, और जब भी आप कोई न्यूज़ भी पढ़ोगे तो भी आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि अभी आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप वो जो लिखा हुआ है उसमें आपको समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप सब कुछ कर लोगे तब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप यकीन मानिए ये सब कुछ कर लेते हो, तो अगर मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछूं या 25 क्वेश्चन पूछूं, सपोज़ कीजिए मैंने क्विज़ रखा और मैं 25 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, तो 25 में से डेफिनेटली आप 23 क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाओगे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की और मेरे साथ अंत तक बने हैं तो, क्योंकि देखिए दोस्तों,
होता क्या है कि हम बहुत ही एफर्ट लगा करके एक अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर के आते हैं, लेकिन जब उस पर बहुत ही ज़्यादा रिप्लाई नहीं मिलता है, यानी सब्सक्राइबर नहीं है और लाइक्स भी नहीं है, कमेंट भी कोई नहीं करता है, तो होता है क्या, हमारा एफर्ट ऐसा लगता है ख़राब हो रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या एफर्ट करते रहते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाते हैं। सो ऐसा मत सोचिए कि आपको मैं ये फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे का कंटेंट ख़राब है। नहीं, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट है क्या। आप किसी और का लेक्चर देखना और मेरे से उसको एक बार मिलाने की कोशिश करना, फिर आप जान पाओगे कि मैं आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकें। चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसका टॉपिक होगा क्लाइमेटोलॉजी। और जो करंट अफेयर वाला या जो लाइव वाला जो सेशन होगा वो मैं शनिवार यानी कि सैटरडे और संडे को मैं प्रीफर करूँगा, दोनों में से किसी भी दिन कर दूँगा। मैं वो पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगा फ्राइडे के लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।